हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। साधारणतः परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था मूल अवस्था में ही रहते हैं। जब इन्हें बाहर से किसी प्रकार की उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था को छोड़कर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, परंतु परमाणु इस उत्तेजित अवस्था में बहुत कम समय लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहकर तुरंत अपनी मूल अवस्था या अपेक्षाकृत नीची ऊर्जा अवस्था में वापस लौट आता है। इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार का संक्रमण चित्र 7.4 में दिखाया गया है, तीरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे स्तर से लौटता है तो वह ऊर्जा को प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। तो आप इस चित्र 7.4 में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और फिर वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो एक लेवल 1 से लेवल 2, 3, 4, 5 और तुरंत फिर उसके बाद 10⁻⁸ के बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। उत्सर्जन संक्रमण, ठीक है। तो उत्सर्जित प्रकाश की निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच बी, डेल्टा ई इक्वल टू ई टी माइनस ई1, दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर जहां एच प्लांक नियतांक है, तो वी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा जहां सी प्रकाश की चाल तथा लैम्डा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई कार्यकारी सूत्र, यदि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई बी में हो तो E lambda is equal to 6.67 multiplied 10 to the power minus 34 joule second into 3.0 multiplied 10 to the power 8 meter per second upon delta E electron volt multiplied 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 joule per electron volt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12375 एंगस्ट्रॉम अपॉन डेल्टा ई। तो चित्र से 7.3 तथा चित्र 7.4 से स्पष्ट है कि मूल अवस्था से 3 ऊर्जा स्तरों के मध्य 6 उत्सर्जन संक्रमण संभव हैं, जबकि अवशोषण संक्रमण केवल 3 ही हो सकते हैं। बात करते हैं अब हम लेज़र की बात करेंगे, लेज़र की। तो ये देखिए बहुत कई बार पूछा गया है कि लेज़र की खोज सन 1960 में टी.एच. माइमन ने की थी। किसने की थी? टी.एच. माइमन ने। याद रखना इसको, लेज़र की खोज टी.एच. माइमन ने 1960 में की थी। आप बस नाम याद रखना। लेज़र शब्द अंग्रेजी वाक्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सेटिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और इसकी फुल फॉर्म को भी आप याद रखना का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यह एक युक्ति है जिससे एक अति तीव्र हाईली इंटेंस एक वर्णी मन की मोनोक्रोमेटिक समांतर कॉलिमेटेड तथा उच्च कला संबद्ध हाईली कोहेरेंट प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत लेज़र का कार्य सिद्धांत समझने के लिए निम्नलिखित कुछ परिघटनाओं को समझना अति आवश्यक है। तो पहला है स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो अपने आप होता है। स्वतः सामान्यतः किसी पदार्थ के परमाणु अपनी मूल क्वांटम अवस्था में होते हैं। जब पदार्थ को किसी ऊर्जा स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाती है तो उसके परमाणु उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि चित्र 7.5 में ए में एक परमाणु एच न्यू ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उत्तेजित अवस्था E2 में आ जाता है तथा 10⁻⁻8 सेकेंड तक इसी अवस्था में बना रहता है। ये 10⁻⁸ सेकेंड तक कोई उत्सर्जन नहीं करता। ये घटना 3 परमाणुओं ए के लिए चित्र 7.5 बी में दर्शाई गई है। कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह सकता है। इसके बाद
पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है, जैसा कि चित्र 7.6a में प्रदर्शित किया गया है। तो हम अगले चित्र में देखेंगे और समझेंगे। तो यह रहा चित्र 7.5। तो चित्र 5.7 में क्या है, प्रक्रिया से पहले E2 प्रक्रिया H न्यू जब विकिरण आता है तो E1 में होता है, और जब इसमें अवशोषण हो जाता है तो प्रक्रिया के बाद E2 हो जाता है, ठीक है। और E1 कोई विकिरण नहीं होता। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप बी में देखेंगे, समझेंगे कि मूल अवस्था से N1 में थे, फिर उसके बाद अवशोषण करता है एनर्जी को, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और कितनी देर तक रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है वहाँ पर। फिर उसके बाद वह तुरंत कहाँ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये घटना होती है। देखिए H न्यू मिली उसको एनर्जी, तो ए मूल अवस्था में अवशोषण करने के बाद ए में पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, फिर से ए में आ जाता है। कब तक रहता है इस अवस्था में, ये तब तक रहता है जब तक 10⁻⁻8 तक ये रहता है। इस प्रक्रिया में परमाणु ए वी आवृत्ति के प्रकाश फोटोन का उत्सर्जन करता है, जबकि H न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, जहाँ E2/E1 परमाणु की क्रमशः उच्च व निम्नतम ऊर्जा या मूल ऊर्जा अवस्थाएं हैं। इस प्रक्रिया को स्वतः उत्सर्जन कहते हैं, मतलब ये स्पॉन्टेनियस इमिशन कहलाता है। चित्र 7.6b में आपको दिख रहा है, इसमें तीनों परमाणुओं से उत्सर्जन दर्शाया गया है, जिसमें उत्सर्जित फोटोन की दिशाएं अनियमित हैं। फिर आप चित्र 7.6 में मतलब मूल अवस्था में आता है, उसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इधर उधर गति करते रहता है। अतः स्वतः उत्सर्जन में उत्सर्जन अनियमित होता है तथा विभिन्न परमाणुओं के लिए विभिन्न समयों पर होता है। अतः विभिन्न परमाणुओं में स्वतः उत्सर्जन द्वारा प्राप्त प्रकाश कला असंबद्ध होता है। बात करते हैं हम उद्दीपित उत्सर्जन, स्टिम्युलेटेड इमिशन और इंड्यूस्ड इमिशन। यदि किसी परमाणु से जब ये उत्तेजित अवस्था E2 में हो, उसी आवृत्ति का प्रकाश फोटोन टकराए जो कि उस परमाणु द्वारा उत्सर्जित होने वाला है, तो वह परमाणु तुरंत ही निम्न ऊर्जा अवस्था E1 में आ जाता है तथा ठीक उसी आवृत्ति का प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करके अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को उद्दीपित कर देता है। ये घटना चित्र 7.7a में दर्शाई गई है। इस प्रकार के उत्सर्जन को उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। ये स्वतः उत्सर्जन से पहले अर्थात 10⁻⁸ सेकेंड से पहले हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उद्दीपित करना पड़ता है, मतलब उसको इंड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये इस अवस्था में आ जाता है, E2 और E1 अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, उद्दीपित होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ये इसकी प्रोसेस दिखा रखी है 7.7 में। तो चित्र 7.7b, तीन परमाणुओं द्वारा उत्पन्न 6 फोटोन दर्शाए गए हैं, जिनकी दिशा वही है जो आपतित फोटोनों की है। इनकी विशेषता यह है कि उत्सर्जित उद्दीपित प्रकाश आपतित प्रकाश के कला संबद्ध होता है। अब उद्दीपित तथा आपतित प्रकाश फोटोन मिलकर अन्य उत्तेजित परमाणु से उद्दीपित कला संबद्ध प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यदि प्रकाश में पर्याप्त उत्तेजित परमाणु उपस्थित हों तो ये प्रक्रिया प्रवर्धित होती रहती है। इस प्रकार उस पदार्थ में प्रकाश का तीव्र व कला संबद्ध पुंज निकलता है। चित्र 7.7, यानी कि देखिए, जब हम उद्दीपित करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या होता है, उनसे सीधे चलते हैं। लेकिन जो स्वतः उद्दीपित होते हैं, मतलब स्वतः स्पॉन्टेनियस होती है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप होते हैं। कोई इधर को जाता है, ये मतलब ए परमाणु कभी इधर को जाएगा, कभी उधर को जाएगा। तो ये जब उद्दीपित करेंगे तो उनको ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब बात करते हैं मित स्थायी अवस्था, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट। कुछ पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे निम्न ऊर्जा स्तर पर नहीं आते, बल्कि उच्च तथा निम्न ऊर्जा स्तरों के मध्य पड़ने वाली मित अवस्था
मित स्थायी अवस्था पर आकर ठहरते हैं। मित स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 10⁵ गुना अधिक समय अर्थात 10⁻³ सेकंड तक ठहरते हैं। चूँकि जिन पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन मित स्थायी अवस्था में अधिक समय तक रहते हैं उनमें जनसंख्या व्युत्क्रमण पॉपुलेशन इन्वर्जन अधिक समय तक बना रहता है, जिससे प्रकाश प्रवर्धन हेतु एक अन्य आधार प्राप्त होता है। क्रोमियम तथा नियोन में मित स्थायी अवस्था पाई जाती है। अतः सामान्यतः किसी परमाणु की उच्च ऊर्जा स्तर की औसत आयु 10⁻8 सेकेंड होती है, परंतु कुछ पदार्थों के परमाणु निकाय में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनकी औसत आयु 10⁻³ सेकेंड या उससे भी अधिक होती है। इन्हें मित स्थायी अवस्था कहते हैं। तो क्या है मित स्थायी अवस्था? क्या है? किसी परमाणु की उच्च ऊर्जा स्तर की औसत आयु 10⁻8 सेकेंड होती है, परंतु कुछ पदार्थों के परमाणु निकाय में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनकी औसत आयु 10⁻³ सेकेंड या उससे भी अधिक होती है। इन्हें मित स्थायी अवस्था कहते हैं। बात करते हैं जनसंख्या व्युत्क्रमण यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप कहीं यहाँ पर उस वाले जनसंख्या का मतलब ना समझ लें। इसमें देखिए क्या होता है। सामान्यतः किसी तत्व में उच्च ऊर्जा के परमाणुओं की जनसंख्या N2 निम्न ऊर्जा स्तरों के परमाणु की जनसंख्या N1 से कम होती है, अर्थात सामान्यतः N2 इज लेस देन N1। यदि पंपिंग प्रक्रिया द्वारा N2 इज ग्रेटर देन N1 कर दिया जाए, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तरों के परमाणु की संख्या निम्न ऊर्जा स्तरों के परमाणु की संख्या से अधिक कर दें, तो इस प्रक्रिया को जनसंख्या व्युत्क्रमण यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1 यानी कि उत्तेजित अवस्था में परमाणु की संख्या ज़्यादा हो जानी चाहिए। किसी निकाय की उन अवस्थाओं को जिनमें उच्च ऊर्जा स्तरों के परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तरों के परमाणु की संख्या से अधिक होती है ऋणात्मक ताप अवस्था भी कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्धन के लिए जनसंख्या व्युत्क्रमण होना आवश्यक है, मतलब एम्प्लीफिकेशन के लिए जनसंख्या व्युत्क्रमण का होना आवश्यक है। बात करते हैं पंपिंग की। पंपिंग पदार्थ के परमाणु की जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखने की प्रक्रिया को पंपिंग कहते हैं। इसमें परमाणु निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में पंप किए जाते हैं। पंपिंग की क्रिया कई प्रकार से की जाती है, परंतु सबसे प्रचलित तरीका प्रकाशीय पंपिंग है। सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल वह पदार्थ जिसमें पंपिंग प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त कर लिया जाता है उसे सक्रिय पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं लेसर के टाइप्स की। तो सक्रिय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर लेसर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। क्या क्या है? ठोस अवस्था लेसर, सॉलिड स्टेट लेसर, गैस लेसर, अर्धचालक लेसर। ठीक है, ये टाइप्स हो जाएंगे इसके। तो सबसे पहली बात करते हैं ठोस अवस्था लेसर, सॉलिड स्टेट लेसर। रूबी लेसर, इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? रूबी लेसर ठोस अवस्था लेसर का एक उदाहरण है। ठोस अवस्था लेसर उत्पादन प्रक्रिया में परमाणु के उच्च ऊर्जा एवं मूल ऊर्जा स्तरों के बीच एक मित स्थायी ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।